औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 of the course of partial differential equations। आज के लेक्चर में हम हीट कंडक्शन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अज्यूम करने के हमारे साथ एक सेटअप है, यानी एक हमारे साथ एक रॉड है मेटल का, जिसका लेंथ है एल, 2 मीटर है या 5 मीटर है। जनरली हम कहेंगे कि सपोज एल मीटर का हमारे साथ एक रॉड है। ठीक है। अब इस रॉड के एक एंड को हमने एक टेम्परेचर सोर्स से फिक्स कर लिया, यानी हमने एक सोर्स रख दिया, एक बॉडी रख दी जिसका टेम्परेचर है T1। ठीक है। और दूसरे एंड पे हमने एक दूसरा सोर्स रख दिया, एक बॉडी रख ली जिसकी टेम्परेचर है T2। अब अगर ये टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2 और इस रॉड का टेम्परेचर सब सेम होंगे तो कोई हीट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। अगर टेम्परेचर T1 T2 से ग्रेटर है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, हीट यहाँ से इसी डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा। अब अगर हीट यहाँ से इसी डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा तो इस रॉड की टेम्परेचर भी चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में यहाँ पर टेम्परेचर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर टेम्परेचर हो सकता है 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। इस तरह से इस पॉइंट पर भी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो रॉड की डिफरेंट पॉइंट्स पे जो टेम्परेचर है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। अगर इस रॉड के टेम्परेचर को हम यू ऑफ एक्स टी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर इस मैं कहूँ कि इस रॉड का टेम्परेचर है यू, तो यू एक्स पर भी डिपेंडेंट होगा, यानी हर एक पॉइंट पे डिफरेंट टेम्परेचर होगी इसी एक्सपेरिमेंट में, और टाइम पर भी डिपेंडेंट होगा। मींस हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर है यू ऑफ एक्स टी, ये असल में इस रॉड के डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट टाइम पे जो टेम्परेचर है उसको सपोज हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यू ऑफ एक्स टी एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होता है। ठीक है। तो ये यू ऑफ एक्स टी कौन सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, उस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो इसी लेक्चर में we will show that the conduction of heat in a finite rod can be described in terms of partial differential equations. We will revise some definitions from thermodynamics। थर्मोडायनेमिक्स के कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे, और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको भी पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को किस तरह से यूज किया जा सकता है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। This law states that the heat flow from hot object to cold object। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ कूलिंग की मीनिंग यही है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में हो, एक ऑब्जेक्ट हो हॉट और दूसरा हो कोल्ड, तो हीट एनर्जी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है। दिस इज द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर स्पेसिफिक हीट जिसे कहते हैं, स्पेसिफिक हीट को भी समझ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड to raise the temperature of a body by 1 degree is called the specific heat। This is represented by C। ठीक है। यानी हीट एनर्जी की वो क्वांटिटी जो
किसी ऑब्जेक्ट को के टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज कर ले, वो क्वांटिटी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। इसको एक्सप्लेन करेंगे इस इलस्ट्रेशन की मदद से। सपोज हमारे साथ ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 ग्राम और इनिशियली इसका टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अज्यूम कर ले कि इस ऑब्जेक्ट की जो स्पेसिफिक हीट है वो 1 है, 1 कैलोरीज पर mg पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सपोज अगर इसका स्पेसिफिक हीट है 1, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 2 कैलोरीज हीट हम इसको दे देते हैं तो इसका टेम्परेचर 2 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। 1 कैलोरी पर mg 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज लाता है टेम्परेचर में, तो 2 कैलोरीज 2 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज लाएगा। तो 2 कैलोरीज हीट एनर्जी अगर हम इस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर देते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज हो जाएगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये उसी केस में जब इस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट हमारे साथ 1 हो। ठीक है, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल 4 कैलोरीज ऑफ हीट प्रोवाइड कर देते हैं तो 4 कैलोरीज 1 मिलीग्राम का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री इंक्रीज करेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरीज पर। सो 4 कैलोरीज of heat energy will increase the temperature of this object from 4 degree centigrade to 8 degree centigrade। ये तो उसी सिचुएशन में बात हो रही थी जब इसका मास 1 ग्राम हो और इसकी स्पेसिफिक हीट हो ना 1 कैलोरीज। सपोज इसका स्पेसिफिक हीट है 2 कैलोरीज, मींस ये ज्यादा एनर्जी कंटेन कर रहा है अपने अंदर। तो अगर इसका मास 1 ग्राम है और इसका इनिशियल टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अब अगर हम इसको 2 कैलोरीज हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट 2 कैलोरीज है। अगर हम इसको 4 कैलोरीज ऑफ हीट प्रोवाइड कर देते हैं तो इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इनपुट हीट, स्पेसिफिक हीट, मास और टेम्परेचर में जो चेंज है T1 माइनस T0, ये सब क्वांटिटीज आपस में कनेक्टेड है। The amount of heat Q, the specific heat C, the mass M, and the change in the temperature is related by the relation Q is equal to C M delta T। ये आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है, सपोज ये स्पेसिफिकेशन है हमारे साथ कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 ग्राम, इसका टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड और जिसका स्पेसिफिक हीट है C है 2। अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम 10 कैलोरीज ऑफ हीट प्रोवाइड कर देते हैं तो इसका टेम्परेचर कितना चेंज होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, Q इज इक्वल टू 10 हो जाएगा हमारे साथ इनपुट हीट, स्पेसिफिक हीट C is 2, the mass of the object is 1, delta T which is equivalent to T1 minus T0। T1 के बारे में हमें नहीं पता, T0 हमें मालूम है कि ये 4 है। तो ये सारी वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने हैं। 10 is equal to 2 multiplied by 1 multiplied by T1 minus 4। इसको जब सिंप्लीफाइड आप कर ले तो आपको T1 is equal to 9 मिल जाएगा। मींस 10 कैलोरीज ऑफ हीट अगर हम इसको प्रोवाइड कर देंगे तो इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज हो जाएगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी 5 मिनट चेंज आएगा। ठीक है, 10 कैलोरीज है, 2 कैलोरीज पर मिलीग्राम चेंज आता है तो 10 कैलोरीज में 5 डिग्री चेंज आएगा। ठीक है, दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डेंसिटी के बारे में आप जानते हैं कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो से और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है रो इज इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम। इसी एक्सप्रेशन में Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय M डेल्टा T, इसमें हमारे साथ मास इंक्लूड है। सो इस मास को हम इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ से मास की वैल्यू हमारे साथ हो जाएगी रो मल्टीप्लाइड बाय V, रो मल्टीप्लाइड बाय
बाय वॉल्यूम। ठीक है, सो ये रिलेशन यूज करते हुए हम जो हीट और डेल्टा टी के दरमियान रिलेशन है उसको इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हीट इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय वी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, एक एग्जांपल आप अज्यूम कर लेते टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose density is 3 units, volume is 6 unit, specific heat is 4 unit। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ये स्पेसिफिकेशन आपको बताई गई है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट इफ द टेम्परेचर इज 60 यूनिट। अगर उसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 60 यूनिट हो तो उस ऑब्जेक्ट में टोटल हीट कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट को 0 अज्यूम कर लेंगे, T1 को अज्यूम कर लेंगे 60। ठीक है, तो हीट को कैलकुलेट करना है। स्पेसिफिक हीट हमें बताया गया है कि स्पेसिफिक हीट है 4, रो हमें बताया गया है डेंसिटी है 3, वॉल्यूम हमें बताया गया है वॉल्यूम है 6, इनिशियल टेम्परेचर हमारे साथ 0, ये हमारे साथ रेफरेंस स्केल होगा। ठीक है, टी नॉट को हम 0 अज्यूम करेंगे, अगर बताया नहीं गया हो तो हम कहेंगे कि टी नॉट हमारे साथ 0। और ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, सो हम T1 को अज्यूम कर लेंगे कि T1 है हमारे साथ 60। जब ये सारी क्वांटिटीज हम इस रिलेशन में यूज करेंगे तो हमें हीट मिलेगा। हीट इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 4320 यूनिट्स। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट में जिसकी ये स्पेसिफिकेशन हो कि उसकी डेंसिटी हो 3, वॉल्यूम हो 6 और स्पेसिफिक हीट हो 4, अगर इसी ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर हो 60 डिग्री तो इसी ऑब्जेक्ट में टोटल अमाउंट ऑफ हीट होगा 4320 यूनिट्स। यूनिट्स आप कोई भी यूनिट्स यूज कर रहे हो तो उसके हिसाब से रहे, किलोरीज में आप कैलकुलेट कर रहे हैं या जूल्स में, तो उसी हिसाब से आपने यूनिट स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब थर्मल कंडक्टिविटी, amount of heat per unit time per unit area that flows through a rod of unit length where the temperature difference is 1 unit is called the thermal conductivity। ठीक है, सपोज दो ऑब्जेक्ट है हमारे साथ, एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 15, दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 14। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने एक रॉड की मदद से कनेक्ट कर लिया। इस रॉड का लेंथ है 1 और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 है। ठीक है, अब जाहिर बात है कि टेम्परेचर हीट एनर्जी यहाँ से यहाँ यहाँ तक फ्लो करना शुरू कर देगी। जिस तरह से न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की स्टेटमेंट थी कि द हीट फ्लोज फ्रॉम हार्डर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। सो इसी स्पेसिफिकेशन में 1 यूनिट टाइम में 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक कितना हीट फ्लो कर देता है वो अमाउंट कहलाता है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट that flows per unit time per unit area through a rod of unit length when the temperature difference is 1 degree is called the thermal conductivity। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इस रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी लो होगी तो एक यूनिट टाइम में बहुत ही कम हीट यहाँ तक फ्लो कर देगा। ठीक है, अगर थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी तो ज्यादा अमाउंट हीट एनर्जी का ज्यादा अमाउंट यहाँ पर फ्लो कर जाएगा। ठीक है, if the thermal conductivity of in suppose इस रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी है 0.5, तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेम्परेचर हो 15 और यहाँ पर टेम्परेचर हो 14 और इस रॉड का लेंथ हो 1 यूनिट, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 हो, और सपोज इस रॉड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है 0.5, तो इसका मतलब ये होगा कि एक सेकंड में 0.5 जॉल्स ऑफ एनर्जी इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में फ्लो कर जाए। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड।
अब हीट फ्लक्स के बारे में भी आप जानते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लो per unit area per unit time from a surface is called heat flux. सपोज ये एक रॉड है हमारे साथ जिसमें हीट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम इस एरिया से कितना हीट फ्लो कर देता है वो कहलाता है थर्मल कंडक्टिविटी, वो कहलाता है हीट फ्लक्स। अच्छा, हीट फ्लक्स को फोरियर लॉ की मदद से हम फॉर्मुलेट करते हैं, द हीट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर अक्रॉस द सरफेस। ठीक है कि ये जो सरफेस है इस सरफेस से लेफ्ट साइड पे कितना टेम्परेचर है और राइट साइड पे कितना टेम्परेचर है, दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है यू ऑफ एक्स, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर, दोनों के टेम्परेचर का चेंज होगा वो डी यू और डी एक्स, यानी यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो डेरिवेटिव है उसके इक्विवेलेंट आएगा। तो अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ द हीट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस के मल्टीप्लाइड बाय डी यू ओवर डी एक्स, इज प्रोपोर्शनल टू डी यू ओवर डी एक्स। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे के से, ये के थर्मल कंडक्टिविटी वाला के। ठीक है। ये निगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, ये निगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल डी यू और डी एक्स पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि इसी पॉइंट से सपोज ये टेम्परेचर है इसी पॉइंट पे। ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेम्परेचर है वो लेस है। यहाँ पर डी यू और डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड पे हॉट है और इसी साइड पे कोल्ड है, तो हीट एनर्जी इस साइड से निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगी। ठीक है। अगर डी यू और डी एक्स पॉजिटिव हो तो हीट एनर्जी इसी डायरेक्शन में आएगी, तो उसको हम निगेटिव फ्लक्स से रिप्रेजेंट करेंगे माइनस के। हाँ, अगर डी यू और डी एक्स नेगेटिव हो मींस के डी यू और डी एक्स इस तरह का फंक्शन हो के वो डिक्रीजिंग हो, तो इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो निगेटिव आएगा। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, हीट एनर्जी इसी साइड से इसी साइड में फ्लो करेगी क्योंकि इसी साइड पे टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है। सो द हीट फ्लक्स ऑन दिस सरफेस इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी यू ओवर डी एक्स। अगर फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप थर्ड सेमेस्टर की थर्मोडायनेमिक्स में चले जाओ, वहां से रिवाइज कर लो वहां पे। अच्छा, अब हीट इक्वेशन को के डेरिवेशन के लिए कुछ अजम्पशन कर लेते हैं। सपोज वी हैव अ रॉड ऑफ लेंथ L which we have placed on the x-axis with one end at x is equal to 0 and the other end at x is equal to L. ठीक है। assume the rod is homogeneous, कि ये रॉड होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि थ्रू आउट ये रॉड एक ही मटेरियल से बना हुआ है। मींस रॉड के हर एक पॉइंट पे जो डेंसिटी होगी वो सेम होगी, जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सेम होगी, जो स्पेसिफिक हीट है वो सेम होगी। ये उसी सिचुएशन में पॉसिबल होगा जब ये रॉड थ्रू आउट एक ही मटेरियल से बना हो। सो अज्यूम कर लेते हैं कि ये रॉड एक होमोजीनियस रॉड है। द रॉड इज लिटरली इंसुलेटेड, ये रॉड इंसुलेटेड है मींस इस रॉड से बाहर की तरफ जो सरफेस है, इस बाहर की तरफ सरफेस पे कोई हीट फ्लो नहीं कर रहा है, हीट सिर्फ फ्लो कर रहा है इस रॉड के अंदर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अज्यूम कर लेते हैं कि बाहर की तरफ कोई हीट फ्लो नहीं कर रहा। वैसे फिजिकली तो ये होता है कि बाहर की तरफ हीट फ्लो करता है क्योंकि ये सरफेस परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं होता, जिसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। थ्रू कन्वेक्शन कुछ हीट बाहर की तरफ फ्लो करता है, लेकिन उस फैक्टर को हम अभी यानी शामिल नहीं करेंगे। अभी हम ये अज्यूम करेंगे कि बाहर की तरफ कोई हीट फ्लो नहीं कर रहा। थर्ड एजम्पशन हमारी ये होगी कि द रॉड इज थिन। इसका मतलब ये है कि
किसी भी क्रॉस सेक्शनल पे सारे पॉइंट्स पे जो टेम्परेचर होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सपोज अगर रॉड का हम ये वाला हिस्सा, एक मिनट, रॉड के अगर इसी हिस्से पे जो भी क्रॉस सेक्शनल बनता है उस सारे पॉइंट्स पे जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। सो वो सेम तब रहेगा जब रॉड हम अज्यूम कर ले कि ये एक थिन है, यानी बहुत ही थिन रॉड है। ठीक है, ये हमारी अजम्पशन हो गई। अब सपोज के इस रॉड को हम एक सेटअप में रख देते हैं कि इसका लेफ्ट एंड एट एक्स इज इक्वल टू 0 जो सरफेस है इसको हम टेम्परेचर T1 पे फिक्स कर लेते हैं, और सपोज दूसरे एंड पे हम टेम्परेचर T2 को मेंटेन रखते हैं, यानी हमने यहाँ पर ऐसे डिवाइस लगा लिए जो इनके एंड के टेम्परेचर को मेंटेन रख रहा है। अगर ज़रूरत हो तो हीट एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, अगर ज़रूरत हो तो हीट एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर देता है। अब अगर यहाँ पर टेम्परेचर T1 हो और यहाँ पर टेम्परेचर हो T2, ठीक है, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 अगर ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो हीट एनर्जी फ्लो करना शुरू कर देगी। मींस अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो इस पॉइंट के टेम्परेचर से तो हीट एनर्जी इसी डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो जैसे ही टाइम इंक्रीज होगा रॉड के हर एक पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस रॉड का जो टेम्परेचर है वो पॉइंट एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है, हर एक पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम हर एक पॉइंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है किसी एक पॉइंट पे वो टाइम पर भी डिपेंडेंट है। तो इस रॉड के टेम्परेचर को हम यू ऑफ एक्स टी यानी टेम्परेचर एट पॉइंट एक्स एंड टाइम टी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, स्पेस वेरिएबल एक्स एंड टाइम वेरिएबल टी। ठीक है, सो अगर यू ऑफ एक्स टी इसी रॉड का टेम्परेचर हो तो लेफ्ट एंड पे हमने T1 रखा हुआ है, तो इसी फिनोमेना को हम इस तरह लिख सकते हैं यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फॉर ऑल टाइम t इज इक्वल टू T1। ठीक है, दूसरे एंड पे हमने टेम्परेचर को फिक्स रखा हुआ है T2 के, सो यू एट एल टी इज इक्वल टू T2। ठीक है, अब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इस रॉड की जो अपनी जो टेम्परेचर है सपोज वो डिस्क्राइब है एफ ऑफ एक्स से, यानी हर एक पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो आपको एफ ऑफ एक्स से डिस्क्राइब किया गया है। सो इसी फिनोमेना को हम किस तरह लिख सकते हैं, द टेम्परेचर यू एट पॉइंट एक्स एंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में हमने, इस रॉड के टेम्परेचर के बारे में हमने अभी तक ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन की कि u of xt represents the temperature of this rod, the value of u at x is equal to 0 and for all time t is equal to t1, and the value of u at l and t is equal to t2, and the value of u at all point x and time t is equal to 0 is equal to f of x। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में अभी हमें इन तीनों चीजों के बारे में इन ये तीन चीजें मालूम है। ये जो दो इक्वेशन है ये इक्वेशंस u at 0 t is equal to t1 and u at l t is equal to t2, ये दोनों क्वांटिटीज कहलाती हैं बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, एक बाउंड्री पे क्या टेम्परेचर है, दूसरे बाउंड्री पे क्या टेम्परेचर है, इन दोनों इक्वेशंस को कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस। ये जो इक्वेशन है u ऑफ x 0 इज इक्वल टू f ऑफ x, क्योंकि ये एट टाइम t इज इक्वल टू 0 रॉड की टेम्परेचर की स्पेसिफिकेशन है, इसको कहते हैं इनिशियल कंडीशन या इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द रॉड। ठीक है, अब इसी सेटअप पे हमने रॉड को रख लिया, एक एंड है एक एंड का टेम्परेचर है T1, दूसरे एंड का टेम्परेचर है T2। ठीक है, और
इनिशियली इस रॉड का टेम्परेचर हमारे साथ है एट टाइम t is equal to 0 द टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज f of x। अब जाहिर बात है कि जैसे ही टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो हीट एनर्जी फ्लो करना शुरू कर देगी। तो इसी रॉड का एक स्पेसिफिक पोर्शन कंसिडर कर लेते हैं, दो पॉइंट्स x और x प्लस डेल्टा x के दरमियान रॉड का जो पोर्शन बनता है उसको उसको अज्यूम कर ले। ठीक है, इसी पोर्शन में यानी x और x प्लस डेल्टा x के दरमियान रॉड का जो पोर्शन है, जो ब्लू पोर्शन हमें नजर आ रहा है, इसमें हीट एनर्जी चेंज होगी यानी चेंज होती रहेगी। ठीक है, एट पॉइंट x पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका एरिया है a, ये जो हमें नजर आ रहा है, इस एरिया पे कितना हीट मौजूद होगा। तो टोटल हीट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कहें, क्या वो रिलेशन जो हीट का रिलेशन था वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट ऑन द क्रॉस सेक्शनल ए इज Q is equal to C multiplied by rho multiplied by V multiplied by temperature। ठीक है, तो हीट एट पॉइंट एक्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे एच एक्स से, एच एक्स इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सरफेस मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर ऑफ एट द सरफेस ऑफ द सरफेस। ठीक है, सो दिस इज द टोटल एरिया, द टोटल हीट एट पॉइंट एक्स। ठीक है, पॉइंट एक्स पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पे टोटल जो हमारे साथ हीट बनता है उसका एस्टिमेट है सी रो ए मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। अब अगर हम x और x प्लस डेल्टा x यानी ब्लू पोर्शन में टोटल हीट कितना होगा, तो अगर वो कैलकुलेट करना चाहे तो हमें क्या करना होगा, इस हीट को इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम x टू x प्लस डेल्टा x। so the total amount of heat in this blue portion will be integral from x to x plus delta x of c rho a multiplied by u of xt। ब्लू पोर्शन में टोटल हीट हमारे साथ इक्वलेंट होगा इस एक्सप्रेशन के। अगर u ऑफ एक्स टी यानी टेम्परेचर एट एक्स टी हमें मालूम हो और इसी पोर्शन में टोटल हीट कैलकुलेट करना हो तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे। अब टोटल हीट में जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम रिप्रेजेंट अगर करना चाहे तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ द बिलो पोर्शन इज डी ओवर डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी, दिस इज टोटल हीट। तो इसका जो डिराइवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी ओवर डी टी, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल हीट होगा। ठीक है, अगर ये सी रो कांस्टेंट हो तो इस डी ओवर डी टी को हम इधर यू ऑफ एक्स टी पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अज्यूम किया हुआ था कि स्पेसिफिक हीट और डेंसिटी ये कांस्टेंट रहेगी, तो ये डी ओवर डी टी इस इंटीग्रल के अंदर इस u पे अप्लाई हो सकता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल हीट हमारे साथ इक्वलेंट आ गया x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स सी रो मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, so this is the rate of change of total heat in this small blue portion। ठीक है, अब एक पॉइंट x पे जो सरफेस है और पॉइंट x प्लस डेल्टा x पे जो दो सरफेसेस है, इन सरफेसेस पे हीट फ्लक्स भी देख लेते हैं कि इस सरफेस पे हीट फ्लक्स कितना है, मींस के कितना हीट पर यूनिट टाइम यहाँ से यहाँ तक x से राइट की डायरेक्शन में ब्लू पोर्शन में फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो हीट फ्लक्स एट एक्स हमारे साथ इक्वलेंट है जो प्रीवियस हमारा रिलेशन था माइनस के मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय डी यू ओवर डी एक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू एक्स से। ठीक है, पर यूनिट टाइम इतना हीट इतना हीट ब्लू पोर्शन में फ्लो कर देता है इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा x प्लस डेल्टा x पे जो फ्लक्स है वो इक्वलेंट होगा माइनस के ए इंटू यू एक्स एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी इसी पॉइंट पे जो हीट फ्लक्स है वो इक्वलेंट होगा इसके
पर यूनिट टाइम इतना हीट इस ब्लो पोर्शन के अंदर दाखिल हो जाता है और इतना हीट इस ब्लो पोर्शन से बाहर चला जाता है। ठीक है। सो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसकी स्टेटमेंट भी यही है कि द नेट चेंज इन द हीट इज इक्वल टू द नेट फ्लक्स ऑफ द हीट अक्रॉस द बाउंड्रीज। नेट फ्लक्स मींस यहाँ से यहाँ तक कितना हीट एंटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना हीट बाहर चला गया, दोनों का डिफरेंस। ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल 10 कैलोरीज हीट एंटर हो रहा है पर यूनिट टाइम और पर यूनिट टाइम 8 कैलोरीज हीट बाहर जा रहा है, तो 2 कैलोरीज पर यूनिट टाइम इस ऑब्जेक्ट का हीट इंक्रीज होगा। ठीक है। सो द नेट चेंज इन द हीट इज नेट फ्लक्स ऑफ द हीट अक्रॉस द बाउंड्रीज। ठीक है। तो नेट चेंज इन द हीट भी हम जानते हैं, जिसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इंटीग्रल फ्रॉम x to x plus delta x into c multiplied by rho multiplied by a into ut of xt. This is the net change in the heat of the blue portion is equal to net flux. Net flux is the difference of the flux at x. This is the flux at x and this is the flux at x plus delta x. So the difference between these two fluxes actually the net flux. So इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर ले, सो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम x to x plus del x c rho into ut of xt is equal to k multiplied by a into ux of x plus delta x minus k multiplied by a into ux of xt। ठीक है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें ये एक एक्सप्रेशन मिला टोटल हीट का ब्लू पोर्शन में, जो टोटल हीट में जो चेंज आ रहा है उसके लिए हम एक थ्योरम मेन वैल्यू थ्योरम से कहते हैं, उसको रिकॉल कर ले। द स्टेटमेंट ऑफ द मेन वैल्यू थ्योरम इज if f of x belongs to CAB means uh, the set of all continuous function on AB, then there exists a zeta belongs to AB such that integral from a to b f of x dx is equal to f of zeta into b minus a। ये थ्योरम आपने कैलकुलस 3 में भी पढ़ा हुआ है, रियल एनालिसिस में भी पढ़ा हुआ है और भी बहुत जगह पर इनका एप्लीकेशन भी किया होगा आप लोगों ने और पढ़ा भी होगा डिटेल के साथ। ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन बेसिकली एक इंटीग्रल को चेंज कर देता है एक यानी स्केलर वैल्यू में। इंटीग्रल फ्रॉम a to b f of x dx is equal to f of zeta into b minus a। ठीक है। सो अगर इसी थ्योरम को हम अप्लाई करना चाहे इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, तो यहाँ पर a की वैल्यू है a, x और b की वैल्यू है x प्लस डेल्टा x, तो हम कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट अ जीटा बिटवीन x एंड x प्लस डेल्टा x। देयर एग्जिस्ट अ जीटा बिटवीन x एंड x प्लस डेल्टा x सच दैट इंटीग्रल फ्रॉम x to x प्लस डेल्टा x, ये जो इंटीग्रल है इंटीग्रल फ्रॉम a to b f ऑफ x, ये हमारे साथ इक्वलेंट होगा f ऑफ जीटा इनटू b माइनस a। b माइनस a की वैल्यू हमारे साथ आ रही है यहाँ पर डेल्टा x। ठीक है। b is x plus delta x minus a, so x plus delta x minus x is actually delta x is equal to the other terms। ठीक है। अब डेल्टा x को डिवाइड, इस इक्वेशन को डिवाइड कर ले डेल्टा x पे, सो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा c रो ut of xt is equal to this thing divided by delta x। अगर फॉर एग्जांपल हम डेल्टा x को अप्रोच करें जीरो पे, तो राइट हैंड साइड पे ये जो क्वांटिटी है यू एक्स एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस यू एक्स एट एक्स, ये यू डबल एक्स में यानी यू के सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। सो यूजिंग डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जीरो वी गेट यू टी इज इक्वल टू के पार डिवाइड बाय जीरो इनटू यू डबल एक्स। ठीक है। ये ए इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, केफा और जीरो इसी साइड पे आ जाएगा। सो यू डबल टी इज इक्वल टू केफा इनटू डिवाइड बाय जीरो इनटू यू डबल एक्स। या ये जो कांस्टेंट है इसको हमने अज्यूम कर लिया कि अज्यूम दिस इज अल्फा स्क्वायर, सो द इक्वेशन कैन बी रिटन एज ut is equal to alpha square into u double x।
अच्छा, जो फंक्शन उस रॉड में हीट को डिस्क्राइब कर रहा था, वो फंक्शन ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हमने जो यहाँ पे अजम्पशन की थी कि सपोज इस रॉड का टेम्परेचर रिप्रेजेंट किया जा सकता है यू ऑफ एक्स टी से, तो ये फंक्शन अगर उस रॉड में हीट के डायनेमिक्स को मॉडल कर रहा है तो ये फंक्शन ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें, सो तो स्ट्रक्चर इस तरह होगा कि यू टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर यू डबल एक्स। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। यू एट जीरो टी मस्ट बी टी वन, यू एट एल टी मस्ट बी टी टू। ये हो गई यू की बाउंड्री कंडीशंस। और इनिशियली रॉड की जो टेम्परेचर है यू एट एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे साथ इनिशियल टेम्परेचर हो। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का फंक्शन u हमें मिल जाए जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इन बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे और इस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, तो वो सोल्यूशन इस हीट कंडक्शन इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ रॉड ऑफ 10 मीटर हैविंग स्पेसिफिक हीट 0.5, thermal conductivity 6 and density 4. If the initial temperature of the rod is described by f of x is equal to x into 10 minus x, and both the ends are fixed at 0 degree, then derive the partial differential equation of the experiment. ठीक है, ये हमें एक्सपेरिमेंट बताया गया है। रॉड की लेंथ भी हमें बताई गई है, जो एल की वैल्यू है, सी की वैल्यू भी बताई गई है, थर्मल कंडक्टिविटी भी बताई गई है, डेंसिटी भी बताई गई है। दोनों एंड्स को हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स रखा हुआ है और इनिशियल जो टेम्परेचर है रॉड की वो है x इंटू 10 माइनस एक्स। अच्छा, इसी प्रॉब्लम का अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करना चाहे तो हमें c की वैल्यू है 0.5, k की वैल्यू है 6, रो की वैल्यू है 4। इन तीनों चीज़ों से हम अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बना लेंगे। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर सी रो, जिस तरह से हमने ये अजम्पशन की हुई थी पहले के इस के ओवर सी रो को हमने कहा हुआ था कि दिस इज अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा 3। अब जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होगा यू एट टी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई यू डबल एक्स। ठीक है, यू एट जीरो टी इज इक्वल टू 0 एंड यू एट एल टी इज इक्वल टू 0। ये दो बाउंड्री कंडीशंस हो जाएगी क्योंकि हमने रॉड के दोनों सिरों को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स रखा हुआ है। ठीक है, इनिशियली रॉड का जो टेम्परेचर है वो हमें बताया गया है इस फंक्शन से x इंटू 10 माइनस एक्स, तो इसको हम लिख लेंगे कि यू एट एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स इंटू 10 माइनस एक्स। ठीक है, सो दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द boundary conditions of the rod, and this is the initial condition of the partial differential equation. This is the complete structure of the partial differential equation. अब अगर कोई इस तरह का एक फंक्शन हमें मिल जाए जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो उस फंक्शन को हम इसी एक्सपेरिमेंट के डिस्क्रिप्शन के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इस हीट कंडक्शन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मींस इस तरह का एक फंक्शन डिराइव करने की कोशिश करेंगे जो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे और साथ ही साथ जो इनिशियल कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई करे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में डिटेल से इस पे डिस्कशन होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।